बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो नए क्लास में नए जोश के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के पहले चैप्टर को, जिसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस और इसके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑथर के बारे में। इनका जन्म 1828 में रशिया में हुआ था। 5 सालों तक इन्होंने रशियन आर्मी में भी काम किया है। ये एक बहुत ही नेक इंसान थे जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन ये ऐसा फील करते थे कि ये इनकी ड्यूटी है कि इन्हें अपनी जमीन दे देनी चाहिए और एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। ये अहिंसा में विश्वास रखते थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इनके द्वारा लिखी गई कहानियों से काफी ज्यादा प्रेरित होते थे और इनकी कहानियां रशियन पीजेंट यानी रसिया के किसानों की एक सच्ची तस्वीर को दिखाती थी। इनकी कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती थी, बल्कि हमें एक लेसन सिखाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। पहले है एक किंग, दूसरे एक हर्मिट मतलब कोई साधु या सन्यासी, और तीसरे है राजा के एक दुश्मन। ये पूरी कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अब देख लेते हैं इस पूरी कहानी का ओवरव्यू। इसमें बताया गया है कि एक राजा के मन में अचानक से कुछ सवाल उठ पड़ते हैं और ये एग्जैक्टली 3 सवाल थे। राजा के दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन राजा किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तभी वो किसी साधु के बारे में सुनते हैं। वो उस साधु के पास इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें उनका आंसर वहां पे मिल जाएगा। तो आगे इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि क्या राजा को अपना आंसर मिल पाता है या नहीं। तो आइए अब शुरू करते हैं इसे। एक बार हुआ ये कि एक राजा के मन में ये विचार आया कि अगर उन्हें कुछ चीजों के बारे में पहले से ही जानकारी होगी तो वो जिस भी काम को करेंगे उसमें वो कभी भी फेल नहीं होंगे, उन्हें कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से उन्हें जिन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए उनमें से पहला था कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है। दूसरा, उन्हें ये पता हो कि कौन से सही लोगों की बातों को उन्हें सुनना चाहिए और कौन से लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। और तीसरा ये कि कौन से इम्पोर्टेंट काम को उन्हें करना चाहिए। ऐसा विचार आते ही राजा ने पूरे किंगडम में यानी पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी उन्हें बताएगा कि किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है, कौन से लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, इन तीनों का जवाब जो भी इंसान देगा उसे इनाम दिया जाएगा। हाँ, एक बात और कि आप लोग इन तीनों सवालों को याद रख लें क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला है What was the right time for every action? Second one is the most necessary people and third one is the most important thing to do. ये घोषणा सुनने के बाद बहुत सारे विद्वान राजा के पास पहुंचने लगे, लेकिन हर एक का आंसर डिफरेंट था। पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने ये कहा कि हर एक काम के लिए सही समय जानने का एक ही तरीका है कि हम पहले से ही एडवांस में एक टाइम टेबल ड्रॉ करके रखें जिसमें डेज, मंथ्स और ईयर्स लिखे हुए हों और उस टाइम टेबल को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बस यही एक तरीका है जिसके जरिए किसी भी काम को उसके सही वक्त पे किया जा सकता है। तभी एक दूसरा इंसान कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पहले से ही हर काम को करने के लिए एक टाइम टेबल ड्रॉ करके रखें। तभी कोई दूसरा इंसान कहता है कि अगर हम टाइम टेबल बना लेंगे तो इससे हम जो अपना खाली वक्त बर्बाद करते हैं कम से कम वो बर्बाद नहीं होगा। इससे होगा ये कि प्रेजेंट में हम अपना काम तो कर ही पाएंगे, साथ ही में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस काम को भी हम कर सकते हैं। तभी कोई दूसरा कहता है कि किंग कितने भी अटेंटिव हो लेकिन वो सारे कामों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते हैं। ये एक अकेले इंसान के लिए एकदम इम्पॉसिबल है कि कौन से काम को किस समय करना है इस बात को डिसाइड करे।
इसलिए मेरे ख्याल से किंग को अपने पास एक वाइज मैन का काउंसिल रख लेना चाहिए, यानी कि एक ग्रुप को अपने पास रख लेना चाहिए जिनकी मदद से वो हर काम के लिए सही वक्त फिक्स कर पाएंगे। तभी भीड़ में से कोई और कहता है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसके लिए राजा के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो पूरे काउंसिल को एक साथ बुला सके और उन्हें अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। किंग एट द मोमेंट जो भी डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन सही हो, इसके लिए ये जरूरी है कि उन्हें पहले से ही मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। तो कोई और कहता है कि तब तो ये काम सिर्फ एक मैजिशियन ही कर सकता है, यानी कोई जादूगर या फिर कोई संत महात्मा जो फ्यूचर देख सकते हो। इसीलिए सही वक्त पे सही काम करने के लिए राजा को अपने पास एक मैजिशियन रख लेना चाहिए। ठीक इसी तरह से दूसरे सवाल का भी ढेर सारा जवाब मिलता है। कुछ कहते हैं कि किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके मिनिस्टर्स का पूरा ग्रुप। कुछ कहते हैं कि नहीं, किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान पुजारी है, यानी प्रिस्ट। तो कुछ और कहते हैं डॉक्टर है। किसी का कहना है कि वॉरियर, यानी जो सैनिक हैं, जो युद्ध करते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से तीसरे सवाल का भी ढेर सारा जवाब मिलता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग साइंस है। किसी का कहना था कि युद्ध के मैदान में अपने स्किल को दिखाने का काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पूजा पाठ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि ये सारे आंसर्स बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से, तो राजा किसी के भी बात से अग्री नहीं हुए, इसलिए इनाम भी किसी को नहीं मिला। लेकिन अब भी किंग को अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, इसलिए वो एक हर्मिट के पास जाने का निर्णय लेते हैं जो अपनी बुद्धि के लिए, अपनी विद्वता के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। वो जो हर्मिट थे, यानी वो जो साधु थे, वो एक जंगल में रहते थे और उस जंगल को कभी भी छोड़ के नहीं जाते थे। और उनसे वहाँ मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग नहीं आते थे, बस आम लोग ही आते थे। इसलिए राजा ने भी एक आम इंसान के रूप में वहाँ पे जाने का सोचा। उन्होंने सिंपल कपड़े पहने और साधु की कुटिया तक पहुँचने से पहले ही वो अपने घोड़े से उतर जाते हैं। अपने सारे बॉडीगार्ड यानी सैनिकों को थोड़ी दूरी पर ही छोड़कर अकेले ही चले आते हैं। जब किंग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि हर्मिट अपने झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहे होते हैं। किंग को देखकर हर्मिट उन्हें ग्रीट करते हैं, यानी प्रणाम करते हैं, और फिर अपने काम में लग जाते हैं, यानी अपने खुदाई को कंटिन्यू करने लगते हैं। वो हर्मिट बहुत ज्यादा कमजोर और बूढ़े थे। जितनी बार वो अपने स्पेड यानी कुदाल को जमीन पे डालते थे, थोड़ी सी मिट्टी निकालते थे और एक जोर की सांस लेते थे। तो जितनी बार वो इस प्रोसेस को कर रहे थे, वो एक जोर की सांस लेते जा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। किंग उनके थोड़े नजदीक जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। फिर किंग अपने 3 सवालों को हर्मिट के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कैसे मैं किसी भी काम को उसके सही वक्त पे कर सकता हूँ, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है या मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कौन से ऐसे मैटर हैं जिन पे मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हर्मिट राजा की बातों को तो सुन लेते हैं लेकिन कोई भी आंसर नहीं देते हैं। हर्मिट अपने हाथों को रगड़कर थोड़ा साफ करते हैं, झाड़ते हैं और वापस से अपने डिगिंग के काम में लग जाते हैं। तब राजा उनसे कहते हैं कि आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप मुझे ये कुदाल दे दीजिए और जब तक आप रेस्ट करते हैं मैं आपके लिए ये डिगिंग का काम कर देता हूँ। हर्मिट किंग को थैंक्स कहते हैं और अपना स्पेड किंग को देकर वहीं पास में जमीन पे बैठ जाते हैं। जब किंग ने काफी खुदाई कर ली तो वो रुक जाते हैं और फिर वापस से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। हर्मिट फिर से कोई आंसर नहीं देते हैं, लेकिन फिर वो अपने जगह से उठते हैं और किंग से अपने स्पेड को ले लेते हैं। किंग से कहते हैं कि आप अब रेस्ट कीजिए और मुझे थोड़ा काम करने दीजिए, लेकिन किंग उन्हें स्पेड नहीं देते हैं और खुद ही डिगिंग का काम कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से कई घंटे बीत जाते हैं। अब सन सेट होने वाला था, यानी सूर्यास्त होने वाला था और किंग भी अपना धैर्य खोने लगे थे। फिर फाइनली किंग उस स्पेड को
मिट्टी में फंसा के छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं देंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी हर्मिट कहते हैं कि इधर कोई भागता हुआ आ रहा है, चलिए चल के देखते हैं। इस वक्त किंग की पीठ उस भागते हुए इंसान की तरफ थी, तो उस इंसान को देखने के लिए राजा पीछे मुड़ते हैं। तो वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछों वाला एक इंसान जंगल से भागता हुआ उनकी ओर आ रहा है। उस इंसान ने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे ही वो राजा के पास पहुँचता है, वो बेहोश हो जाता है और दर्द के मारे जमीन पे कराहने लगता है। तब किंग और हर्मिट दोनों मिलकर उस घायल आदमी के कपड़ों को उतारते हैं। उसके पेट में छुरी या चाकू का बहुत बड़ा घाव था। किंग उसके घाव को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करता है और फिर अपने रुमाल और हर्मिट के टॉवेल से उसके घाव को बैंडेज करता है, लेकिन खून अब भी बह रहा था। किंग बार बार उसके बैंडेज को रिमूव कर रहे थे, जो उस आदमी के गर्म खून से भीग जाता था। फिर उसे वॉश करते थे और फिर से रीबैंडेज करते थे। तब बहुत देर के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हुई। अब तक वो अजनबी होश में आ चुका था और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। किंग उसे फ्रेश वाटर लाकर देता है। अब तक सूर्यास्त भी हो चुका था और अब मौसम भी ठंडा हो चला था, इसलिए किंग हर्मिट की मदद से उस घायल आदमी को उठाते हैं और उसे हर्मिट की कुटिया में ले जाकर बेड पे लिटा देते हैं। बेड पर लेटने के बाद वो घायल आदमी अपनी आंखें बंद करता है और शांत हो जाता है। लेकिन किंग पैदल चल चलकर और दिन भर डिगिंग का काम कर करके इतना ज्यादा थक चुका था कि जैसे ही वो हट के अंदर गया, उसे बहुत गहरी नींद आ गई और वो रात भर सुकून की नींद सोता रहा। जब किंग सुबह सोकर उठे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है कि वो कहाँ है और उनके सामने बेड पे ये जो दाढ़ी मूछों वाला अजनबी इंसान है वो कौन है। किंग बस उसे एकटक देखे जा रहे थे। तो जब किंग उन्हें देख रहे थे, वो अजनबी इंसान उनसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो इस पर किंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और आपने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मैं आपको माफ करूं। इस पर वो अजनबी इंसान कहता है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही शत्रु हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। आपने मेरे भाई को मार डाला था और उसकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया था। मुझे ये बात मालूम थी कि आप हर्मिट से अकेले मिलने के लिए आने वाले हो, तो जब आप हर्मिट से मिलकर वापस जाते, मैं आपको उस वक्त रास्ते में मार डालता। लेकिन जब सूर्य ढलने लगा और आप वापस नहीं आए, तो मैं खुद ही अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गया आपको ढूंढने के लिए। लेकिन तभी आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं उनसे अपनी जान बचाकर भागा था। अगर आपने मेरे घाव को साफ नहीं किया होता, मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं की होती, तो मैं तो मर ही जाता। मैं तो आपको मार डालना चाहता था, लेकिन आपने ही मेरी लाइफ बचाई। अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो ये मेरी इच्छा है कि मैं जीवन भर आपका सबसे भरोसेमंद गुलाम बनकर आपकी सेवा करूं और मेरे बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किंग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए कि इतनी आसानी से उन्होंने अपने इनेमी के साथ पैचअप कर लिया, यानी अपने इनेमी के साथ शांति समझौता कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो उनका इनेमी उनका एक बहुत ही अच्छा और लॉयल फ्रेंड भी बन चुका था। किंग ने ना सिर्फ अपने इनेमी को माफ किया, बल्कि उससे ये भी कहा कि वो अपने सेवकों और डॉक्टर को भी भेज देगा उन्हें अटेंड करने के लिए, और साथ में ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसे उसकी प्रॉपर्टी लौटा देंगे। किंग उस घायल इंसान को अलविदा कहते हैं और झोपड़ी से बाहर आकर हर्मिट को ढूंढने लगते हैं। वहां से जाने से पहले किंग ये सोचते हैं कि वो एक लास्ट बार जाकर हर्मिट से अपने सवालों के जवाब मांगेंगे। हर्मिट बाहर ही थे। अपने घुटनों पर बैठकर वो उस
खोदे हुए गड्ढे में कुछ सीड्स डाल रहे थे। किंग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि एक आखिरी बार मैं आपसे प्रे करता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। इस पर हर्मिट बड़ी सरलता से कहते हैं कि आंसर तो आपको मिल चुका है। हर्मिट अब भी अपने घुटनों पर ही बैठे हुए थे और वो बस एक नजर किंग की तरफ देखते हैं। इस पर किंग कहते हैं कि कैसे मुझे आंसर मिला, मैं कुछ समझा नहीं। तो हर्मिट कहते हैं कि आपने देखा नहीं कि कल अगर आपको मेरे वीकनेस पे दया नहीं आई होती और आपने मेरे बदले उन गड्ढों को नहीं खोदा होता बल्कि अपने रास्ते चले गए होते, तो आपके इनेमी ने आप पर अटैक कर दिया होता और आप इसके लिए पछताते रहते कि आप मेरे साथ क्यों नहीं रुके। इसलिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वक्त वही था जब आपने मेरे लिए उन गड्ढों को खोदा, और उस वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं ही था और मेरे लिए अच्छाई करना, मेरी मदद करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस। इसके बाद जब वो इंसान भागते हुए हमारी तरफ आया तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त था जब आपने उसे अटेंड किया, जाकर उसकी हेल्प की। अगर आपने उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो मर जाता बिना किसी शांति समझौते के। इसलिए ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। इसलिए याद रखें कि हमेशा एक ही इम्पोर्टेंट वक्त है और वो वक्त है जब हमारे पास कुछ पावर हो। अगर हमारे पास पावर है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वही वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान वही है जिसके साथ हम उस वक्त होते हैं। आगे किसे पता कि वो इंसान आपसे दोबारा मिले या ना मिले। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस ये है कि हम सामने वाले की भलाई करें, क्योंकि इसी पर्पस के लिए तो हमें इस धरती पे भेजा गया है। तो इस पूरी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेजेंट टाइम ही सबसे बेस्ट टाइम है। उस वक्त हमारे साथ या हमारे सामने जो इंसान है वो सबसे बेस्ट इंसान है,